तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिलू और जियांग किंग इधर कल्टीवेशन में लगे हुए थे, उधर भी जो बाकी एक्सपर्ट्स थे, क्योंकि ये जो अपना फ़ायदा मिल रहा था इन्हें 10 ईयर एग्रीमेंट या जो भी था वो लॉ था, उसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी जो ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट्स थे वो किंग लेवल में जा रहे थे। किंग लेवल वाले अपना अलग एडवांस कर रहे थे और इधर अपनी जियांग किंग 9th ग्रेड की ट्रांसेंडेंट ड्यूक बन चुकी थी। अब आगे यहाँ पर हमें यान चान सिंह और सुयुंग को दिखाया जाता है, जो कि इस समय वो जो हार्ट लोटस था वेदरिंग एंड ग्लोरी वाला, उसके बीच में दो लोगों को देखते हैं जो कि लिलू और जियांग किंग बैठे हुए थे उसके आसपास और लगातार इस एनर्जी को डिवोर करते जा रहे थे, जिसकी मदद से ही जियांग किंग जो थी 9th ग्रेड की ट्रांसेंडेंट बन चुकी थी। और देखो भाई, मैं वीडियो सही में बहुत टाइम से डालना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ हूँ भाई ना अभी बैंगलोर में क्लाइंट लोकेशन पे हूँ और भाई गाली देना चाहता हूँ बट नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो है। मजदूर बना के रख दिया इन्होंने मुझे, बहुत काम करा रहे भाई, जॉब स्विच करने को देख रहा हूँ बट मिल नहीं रहा अभी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यान चान सिंह और सुइंग की नज़रें जियांग किंग के ऊपर थी, क्योंकि जब ये 9th ग्रेड की ट्रांसेंडेंट बन चुकी थी ना, तो इसकी ऑरा और ज़्यादा सैक्रेड होती जा रही थी। मतलब डिवाइन फ्रूट एनर्जी जो था वेदरिंग एंड फ्लरिशिंग वाला, वो इस लड़की के सामने कम लग रहा था। और चान सिंह कहते हैं कि तुम सेंस कर पा रही हो ना, इसका लाइट रेजोनेंस अब जाग रहा है। मुझे लगा नहीं था कि सेक मास्टर का फिर से वो क्वासी 10th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस इस दुनिया में रिवील होगा। तो स्विंग बोलती है मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि ये अपना एक सेंटिनेंस डेवलप कर लेगा, मतलब लिविंग क्रिएचर के रूप में। फिर ये डिस्कस करते कि यिंग किंग कुन तो अभी तक जिंदा है और जिन रिवर्सन बना लिया और शैडो वर्ल्ड के साथ अब वो काम कर रहा है। मास्टर का जो निर्वाणा रेजोनेंस उसी के साथ क्या चल रहा है उसके दिमाग में, ये लोग यही सोच रहे थे। स्विंग ये सब बोलती है और फिर डिस्कस करते हैं कि सेक्ट मास्टर आखिर बहुत ज़्यादा करप्टेड हो चुकी थी, तो उन्होंने लाइट रेजोनेंस के थ्रू उस निर्वाणा रेजोनेंस को सप्रेस किया था, मतलब क्योंकि उनका निर्वाणा रेजोनेंस बहुत ज़्यादा करप्टेड हो गया और शायद उसके बाद ही हमारा सेक्रेड वाइट रेजोनेंस सेक्ट खत्म हुआ होगा, क्योंकि देखो ये लोग इधर आके सील हो चुके थे। तो क्या हुआ अंत में इन्हें भी नहीं पता, मतलब एक रातों रात पूरा सेक्रेड वाइट रेजोनेंस सेक्ट खत्म हो चुका था। अब ये चाहते तो थे कि यिन उनको छोड़ेंगे, बट अभी क्या कर सकते थे क्योंकि यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब 1 साल के आसपास का समय तो बीत ही चुका, उससे ज़्यादा ही। तो लीलू को लगातार ये ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि लीलू अभी क्या कर रहा था कि ये जो वेदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजोनेंस है ना, उसे समझने की कोशिश कर रहा था। लीलू का स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा था, लेकिन अभी तक कोई नया रेजोनेंस पैदा नहीं हुआ था इसकी बॉडी में। और अगर ये रेजोनेंस नहीं पैदा कर पाता, इसको समझ के अपनी बॉडी में नहीं उतार पाता है, तो फिर ये दोनों लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। मतलब ये जो डिवाइन फ्रूट ग्रेड के मास्टर्स है, एब्जॉर्ब करना अलग चीज़ है, लेकिन एनलाइटनमेंट हासिल करना, यानी ज्ञान की उस नया रेजोनेंस को आप खुद बना लो अपनी बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता था। और अगर लीडू पूरा एब्जॉर्ब कर जाता है फिर भी नहीं बना पाता वो रेजोनेंस, तो समझ लो ये दोनों लोग यहाँ से खत्म हो जाएंगे। अब जो भी है देखो, ये लोग इन चीज़ों को किस्मत पे छोड़ चुके थे। और बीच में इवन की वांग और वांग स्वान जिन भी आए चेक करने के लिए लीलू के ऊपर कि क्या हो रहा है। और धीरे धीरे वो आर्ट ऑफ लोटस एग्जॉस्ट हो रहा था, क्यों तो इन लोगों को भी लगता है यार क्या ये, मतलब लीलू कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा या फिर ये दोनों मास्टर्स हमारे हाथ से निकल जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे समय के गोते में। इवन यान चान सिंह और सुइंग भी ना अब उम्मीद खोने लगती कि शायद यही इनका किस्मत है, जो भी बोल लो। एक चीज़ अच्छा था कि लीलू और जियांग किंग धीरे धीरे अपर 9th ग्रेड ट्रांसेंडेंट की तरफ बढ़ रहे थे। जब वो हेवनली एम्परर बनेंगे तो मिनिमम 3 अथॉरिटीज तो इनके पास होंगे, क्योंकि देखो जो कोई बंदा नॉर्मल हेवनली एम्परर बनता है ना, तो उसके पास एक ही अथॉरिटी होती है। फिर वो इम्प्रूव करते 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 3-4 जो भी अथॉरिटीज बना पाता है, 4th अथॉरिटी फाइनल होती है शायद, उसके बाद आप फिर सीधा डिवाइन फ्रूट लेवल पे चले जाते हैं। लेकिन पाथ ऑफ एक्सेशन का एक फायदा है, मिनिमम 3rd या 4th से आप शुरू करोगे। लिलू और जियांग किंग इधर ना बॉटल नेक पर पहुंच चुके थे 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट के, मतलब पीक लेवल पे। बस हेवनली एम्परर वाला पावर बाकी रह गया। समय निकलते जाता है और अब बस 6 ही महीने बचे थे वो जो फाइनल 10 ईयर का जो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है ना उसमें। तो लोग अपने समय गिन रहे थे, बैटल के लिए पूरी तैयारी में लगे थे, क्योंकि ये फाइनल बैटल होने वाला था। तो भाई 6 महीने बचे थे और लोग अब काफ़ी चिंतित थे। और ये समय भी ना, मतलब घड़ी की सुई बहुत तेज चलती है जब चीज़ें करीब होती है, तो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा था। 5 महीने, 3 महीने, 1 महीने, धीरे धीरे 10 दिन बचते और फाइनली वो आखिरी दिन भी आ जाता है और उस समय हो चुका था। क्योंकि इस समय तक आते आते ना हमारा जो लेखक है ऑथर है ना, ये भी पागल हो रहा था, इसको जल्दी से ये नॉवेल ख़त्म करना था। और भाई मैं जो लिंक डाल रहा हूँ वीडियोस में, वो शॉप वाला, भाई उसको यूज़ करके कुछ खरीदो यार, मेरे को प्रॉफिट होगा भाई। जॉब अब छोड़ दूंगा अगर थोड़ी यूट्यूब से अच्छी सैलरी आने लगी तो। ज़िंदगी झंड हो चुकी है यार मेरी, घूमता था मैं बहुत पहले, अभी कुछ फ्रस्ट्रेशन है भाई रात का, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या ही बोलूँ। तो आखिरी घड़ी आ चुका था, अब ये 10 साल का समय खत्म हो चुका था। इग्नोर करना यार मैं जो बीच में बोलता हूँ। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी ना वर्ल्ड नेचुरल एनर्जी की, तरह तरह वो बढ़ते जा रही, डेंस फॉग जैसा दिखने लगता पूरे डिवाइन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। जो किंग स्टेज पे पहुंच चुके थे देखो, वो बहुत ईजिली और फील कर पा रहे थे कि अब 10 साल का समय खत्म हो चुका है। अब बेल भी बजने लगता, अनाउंसमेंट होने लगता है ना कि सभी लोग तैयार हो जाओ। और इवन मतलब आसमान में वो जैसे उल्का पिंड करते हैं ना, वैसे भी कुछ करते हैं।
तो फाइनली जब ये सब घटना घटित हो रही थी ना, इस दौरान आसमान में एक लाइट और चमकती, और ये साइन होता है जब कोई बंदा हेवनली एम्परर लेवल पर जा रहा हो, तो वर्ल्ड भी काफी खुश होता है ना, नेचर में एनर्जी काफी फ्लो करती। और ये थे कीव वांग, और जरूरी भी था यार। देखो डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन के फेडरेशन चीफ थे, पूरा बैटल संभाल रहे थे जब हेवनली एम्परर्स यहाँ पर नहीं थे, और काफी खुश थे ना, क्योंकि इस लेवल पे ये बहुत समय से जाना चाहते थे, क्योंकि अब बैटल में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते थे। तो जब आप हेवनली एम्परर पे जाते हो, जैसे कि आपने देखा था ली सिंह का भी वो टर्बुलेशन हुआ था, बैटल लड़ना पड़ता है थोड़ा बहुत, वो सब ये पूरा कर लेते हैं, जो हम बोलते हैं असेंडिंग टू द थ्रोन्स या जो भी। और बस यही नहीं पहुंचते हैं, वांग ज़ुआनजिन भी उस लेवल पे पहुंच चुके थे, जन लिन शुआंग भी, गोल्डन विंग जो पैंग एल्डर थे वो भी अब हेवनली एम्परर बन चुके थे। क्योंकि देखो ये तीनों लोग क्या थे ना, सुप्रीम ट्रिपल क्राउन किंग्स थे, की हुआंग के अलावा। और एक और हेवनली एम्परर ब्लेसिंग होती है जो कि अलग स्पेस में होती है, वॉइड में, ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो था वो टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड के। देखो रह तो रहते ये अपने ही डिवाइन कॉन्टिनेंट में एक अलग स्पेस में, और उसके अलावा दो और तारे चमकते हैं स्पेस में, एक अलग ऑरा फील होती है, और ये थे ली टैक्स-वन और लू किंगे। ली टैक्स-वन इस दौरान अपने ट्रांसेंडेंट हेवनली थ्रोन के ऊपर खड़े थे, चेहरे पर एक अलग स्माइल। लू किंगे का भी देखो बहुत मेहनत किया था इसने, और इस लेवल पे अपने गोल्डन ड्रैगन माउंटेन के रिसोर्सेज यूज करके इन 3 सालों में ना वो 9th ग्रेड पर पहुंच चुकी। इसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और ब्लेसिंग्स तो था ही 10 सालों वाला। इसके पास एक्वायर्ड जेनेसिस सीड भी, कह सकते हो कि ली टैक्स-वन से भी इसका फाउंडेशन थोड़ा बेहतर, और इनका अपना जो ट्रायल्स रहता है हेवनली एम्परर का वो शुरू हो जाता है। इधर बहुत लोगों के ध्यान थे स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव के, कि वहां पर भी सबको पता था 2 पीक 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट बैठे हुए हैं, लीलू और जियांग किंग। लीलू से लोगों को ज्यादा उम्मीदें थी। स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव में लीलू और जियांग किंग को दिखाया जाता है, जो कि दोनों अपनी आंखें खोलते हैं। विदरिंग एंड जो फ्लरिशिंग हार्ट लोटस था ना, धीरे धीरे वो डिम होते जा रहा और लगभग खत्म होने की कगार पे था। यान चांसिंग और सुई काफी हताश इन द सेंस कि उनको लगा था कि कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जाते जाते, और क्या, और उनको लगता कोई उम्मीद नहीं। चांसिंग इस बात से चिंतित थे कि इस जमाने के जो हेवनली एम्परर थे उन्होंने क्या किया, देखो पूरा हेवेंस और अर्थ की ब्लेसिंग्स को एक ही बार में यूज़ कर ली। आगे आने वाले 100 सालों में जो लोग पैदा होंगे ना, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये लोग ये बैटल नहीं जीते तो, क्योंकि फिर जो नेचुरल एनर्जी है वैसे भी कम हो चुकी रहेगी। लीलू और जियांग किंग को देखा जाता है, जो कि मानो सन और मून के समान थे, हवा में थोड़ा तैर रहे थे धीरे धीरे, दोनों के हाथ एक दूसरे से टच थे। और इस समय ना इमेंस बहुत खतरनाक मात्रा में स्पिरिचुअल रेजोनेंस गेम में ये ऊर्जा आ रही थी, सभी लोगों का ध्यान इस तरफ आता है। ये फिनोमेना ऐसा लग रहा था ना, हेवनली एम्परर की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, उससे बहुत ऊपर जा चुकी है। लीलू और जियांग किंग मानो ये जो ब्लेसिंग्स ऑफ हेवन और अर्थ थे उनके साथ मर्ज हो चुके थे, सन और मून के समान थे, और इनके थ्रोन्स तो अलग चमक रहे थे, एंशिएंट और प्रिमोर्डियल्स ऑरा उस पे साफ देखा जा सकता था। और लीलू को लगता है कि नहीं, हाँ भाई अब मैं 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट ड्यूक के ऊपर जा सकता हूँ। और देखो बात ये भी है ना कि नॉर्मली जो हेवनली एम्परर स्टेज पे लोग जाते हैं, उनके पास कितने रेजोनेंसेस रहते, 3 रहते, तो उनको 3 हेवनली एम्परर डीमंस का सामना करना पड़ा। लीलू के पास कितने रेजोनेंसेस हैं, 10, तो जो 10 हेवनली एम्परर डीमंस बनेगा, सोचो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। लेजेंडरी सेक्ट मास्टर को भी ऐसा ट्रायल नहीं मिला, क्योंकि उनके सभी रेजोनेंसेस ऐसे थोड़ी थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी थे, कुछ बस नॉर्मल थे, मतलब सिंगल रेजोनेंस वाले, और कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी थे। अब ये मानो इन इमोशंस, मतलब जो फाइटिंग डीमंस इनसे बैटल कर रहा था और फील करता, क्योंकि जियांग किंग इसके हाथ को टच करके थी, तो डिवाइन स्टेट वाली नॉलेज में थी, और कहती है कि देखो तुम्हारा ट्रायल बहुत टफ होने वाला, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नॉर्मली आप बाहरी सहायता नहीं ले सकते, बट जियांग किंग क्योंकि जेनेसिस सीड के डिवाइन नॉलेज स्टेट को यूज कर रही है, तो दोनों का माइंड बॉडी फ्यूज हो जाता है एक तरह से। लीलू समझाता है तुम्हारे खुद ही 4 हेवनली एम्परर डीमंस होंगे। लीलू जियांग किंग के लिए भी चिंतित, क्योंकि 4 राइट रेजोनेंसेस हैं इस बंदे के पास। जियांग किंग स्माइल करती, तुम मेरा टेंशन मतलब, मेरा ट्रायल फिर भी बहुत सिंपल है, और ये तुरंत ही वो डिवाइन स्टेट वाले नॉलेज में चली जाती। लीलू हैरान था, मतलब इस बंदे के 4 लाइट रेजोनेंसेस के लेयर्स को देखकर, और जियांग किंग अब अपना ट्रायल अब पूरा करने लगती है, मतलब हेवनली थ्रोन के ऊपर आपको जाना पड़ता है, तब जाकर के आप ट्रू रूलर बन पाते हो, इस चीज़ को मतलब कंप्लीट कर पाते। लीलू ने देखा था अपने दादाजी को भी ये पूरा करते हुए, तो जियांग किंग के सामने ये जो थे लाइट हेवनली एम्परर डीमंस थे, लेकिन मानो वो उसके स्वागत कर रहा, कि मानो ये बंदी क्वीन हो, क्योंकि लीलू को लगता है शायद ये क्वासी 10th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस है इस वजह से। और बात ये थी यार, देखो जो इसके डीमंस आए थे ना, वो लाइट ऑरा से बने थे, तो इसको कुछ करते ही नहीं, मानो स्वागत कर रहा है, इसलिए वो बोल रही थी कि मेरे लिए बहुत ईजी होगा। लीलू कहता है यार ये तो चीटिंग है। अब लीलू को लगता है जियांग किंग के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो टैलेंटेड भी है, तो मेरे लिए भी नहीं होना चाहिए। लीलू अब अपने थ्रोन्स की तरफ बढ़ने लगता, और जैसे आगे बढ़ता है इसके आसपास का स्पेस बदलने लगा, मानो कोई इसे दूर से देख रहा हो, बड़ा सा क्रिएचर प्रकट हो, और ये था हेवनली ड्रैगन, काफी बड़ा था, मतलब लीलू उसका अंत तक नहीं देख पा रहा। उसकी बॉडी पर ना वाटर लाइट रेजोनेंस के हो रहा था, इसके जो स्केल्स वगैरह, उसका एक जो क्लॉ था ना वो पेड़ के जैसा दिख रहा, थोड़ी मिट्टी मिक्स थी, मतलब वो वुड अर्थ बोल लो या जो भी। आंखें आइस क्रिस्टल्स के समान, जो मानो टाइम को फ्रीज कर, और जब ये सांस ले रहा था ना, तो अज्योर विंड क्या हो रहा था, थोड़ा उसमें वो फॉगी टाइप या कुछ वो इल्यूजन, जो बंद लीलू का शायद इल्यूजन विंड रेजोनेंस शायद है, वो हो रहा थी। मतलब समझ लो सीधा सीधा ये जो हेवनली ड्रैगन प्रकट हुआ था लीलू के सामने, हेवनली ड्रैगन था तो हेवनली ड्रैगन की ऑरा तो है ही, इसके पास वो लीलू के 10 रेजोनेंस का पावर था। लीलू को समझ में आता है ये उतना लकी तो नहीं है जितना कि जियांग किंग है, और मन में गाली भी मारता है।
और फिलहाल ये हेवनली ड्रैगन ना चपक के लीलू की तरफ आके बढ़ता है कि इसको निपटा ही दूंगा। अब लीलू अपनी ऑरा यूज करता है, इसके अटैक को ब्लॉक करता है, अपने ट्रांसेंडेंट हेवनली थ्रोन की ऑरा को यूज करता है, लेकिन फिर भी उस ड्रैगन के अटैक के कारण इसे पीछे हटना पड़ता। फील हो रहा था ना ये जो डीमन है ना एक हेवनली एम्परर से कमजोर तो नहीं है। लीलू के पीछे में एब्सोल्यूट रेजोनेंस हैलो इसका प्रकट होता है और सभी 200 ऑरा को ये फ्यूज सुप्रीम 9th ग्रेड ये हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस में बदल जाता है, मतलब हेवनली ड्रैगन में बदल जाता है, साथ में अपने फुल पावर को यूज करता है। इस समय इसके मतलब रेजोनेंस में वो डिविनिटी वाली ऑरा दिख रही है और अब ये हेवनली ड्रैगन अथॉरिटी को यूज कर रहा था क्योंकि फुल पावर को ये क्या कर रहा था हेवनली ड्रैगन वाले ऑरा में बदल रहा था। और इसमें क्योंकि देखो हेवनली ड्रैगन अथॉरिटी है ना तो थंडर अथॉरिटी भी बन रही थी इसकी, मतलब 2 अथॉरिटीज दिख रही थी और क्योंकि इसके हेवनली और थंडर दोनों हो रहा है। थंडर जो अथॉरिटी थी थोड़ी सप्लीमेंट्री थी, मतलब फुल पावर में नहीं थी, हेवनली ड्रैगन से थोड़ी वीक बोल सकते हो। मतलब वो जो लीड एक्सॉन पहले कर पा रहे थे ना वो डिविनिटी या जो भी ऑरा यूज कर पा रहे थे अथॉरिटी वाली, अब लीलू वो कर पा रहा और लीलू ये लंबे समय तक कर सकता है क्योंकि इसके पास एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो का सपोर्ट है। अब जब ये ऑरा को यूज करता है अथॉरिटी को यूज करता है इसकी बॉडी पे ट्रांसफॉर्म होने लगती है, इसकी हाइट भी ज्यादा दिखती है, मानो ये ड्रैगन गॉड जैसा दिख रहा है। हाथ में अपने ब्लेड को पकड़ता है, ड्रैगन एलिफेंट थंडर ब्लेड, और इसका ये जो ब्लेड था ना इसने इसको बहुत समय तक काफ़ी ज़्यादा रिफाइन किया था। जो इसका एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो का बीच में कॉल्ड्रन है ना उसके बीच में, तो इसके भी पावर काफ़ी बढ़ चुका है। और इसका जो ट्रांसेंडेंट हेवनली थ्रोन था जिसके थ्रू अभी ये ड्रैगन सामने वाले ड्रैगन का अटैक को ब्लॉक कर रहा था उसे गायब कर देता, सीधा आगे बढ़ता, हैक अटैक मारता और लगातार अटैक करने लगता। देखो सामने वाला भी हेवनली जो एम्पर लेवल का था वो जो डीमन बना था लीलू का ही, लेकिन लीलू भी कम नहीं, बैटल काफी खतरनाक चल और फाइनली लगातार बैटल करने के बाद वो जो ड्रैगन था उसकी बॉडी छोटी होती जाती है और फिर वो गायब हो जाता है, एक मोती जैसा कुछ तो बन जाता है और उसमें 10 अलग अलग कलर दिख रहे हैं। और ये जो और था ना मानो ब्लैक होल के समान था, इसमें अलग अलग 10 कलर दिख रहे थे। लीलू को लगता है यार ये बॉम्ब वॉम्ब है क्या, जो डीमन था ना वो ये इसका फाइनल अटैक और वो फट भी जाता है, लीलू की अलग फटती है। ऑरा काफी टेरिफाइंग, जितने भी डिफेंसिव टेक्निक्स थी ना लीलू के पास सब मतलब ये एक्टिवेट कर देता है, जैसे ड्रैगन ब्लड एटाफिज्म मार्स पहले ड्रैगन फॉर्म में जाता है और ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक को यूज कर क्योंकि ये फिजिक इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस समय इसकी बॉडी जो थी ना आर्केइक ड्रैगन रून से भरी, लेकिन फिर भी वो जो ऑरा डेटोनेट हो रही थी उससे काफी पेन लीलू फील करता। और समझ लो लीलू भी जब कल्टीवेशन में था ना इतने दिनों से तो ये यही ट्राई कर रहा था कि अपने 10 रेजिडेंसेस को फ्यूज करके एक नया अटैक बनाया ट्रांसेंडेंट अटैक, बट ये सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अभी देखो ये डीमन जो बना था इसकी ही ऑरा थी या जो भी था उसने वही किया था, एक और बना दिया था जिसको कि उसने फोड़ दिया था। तो इससे लीलू को समझ में आता है ये कर कैसे सकता है इस चीज को, मतलब इसके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया। लीलू के बॉडी पर जो ये जो ड्रैगोनिक स्केल्स है ना ये भी कल जाते हैं और ये अटैक सोचो ना लीलू का पावर ऐसा था कि अगर कोई हेवनली एम्परर हो तो अथॉरिटी वाला भी हो तो लीलू उसके अटैक को झेल सकता था, ऐसा नहीं। लेकिन ये औरब का पावर खतरनाक, ये 3rd अथॉरिटी ऑफ हेवनली एम्परर रियल पे पहुंच चुका है। लीलू ये सोचता बट इसे होल्ड ऑन करना पड़ेगा ना, पहले अपनी बॉडी को तो संभाल के रखो, जब आप हेवनली एम्परर लेवल पे पहुंच जाओगे तो ही कुछ कर पाओगे। ब्लड लाइन को एक्सट्रीम तक बूस्ट करता है एकदम, वाटर लाइट वुड रेजोनेंसेस के पावर को यूज़ करता है ताकि इसका लाइफ फोर्स बढ़ जाए, इंजरीज को हील करता रहे ताकि इस ब्लास्ट को ये झेल पाए। लेकिन इसको समझ में आता है कि ये भी उतना काफ़ी नहीं, ब्लड बस इसका बहते जा रहा, बर्दाश्त कर रहा था दर्द। लेकिन एक लाइट की ओर आती है, इसको धीरे धीरे रिकवर करा रही थी, वो ज़ियांग किंग की ओर, और वो खुद चिंतित होकर बोलती है कि तुम्हारा ये हेवनली एम्परर डीमन इतना खतरनाक कैसे हो सकता। लीलू ने भी इतना नहीं सोचा कि इस लेवल का मिले, तो डिस्ट्रक्टिव ऑरा को ज़ियांग किंग थोड़ा स्लो कर दे। लीलू की आधी बॉडी मानो खत्म हो चुकी थी ऐसा लग रहा था, लेकिन इस समय ये शांति से बैठा था, मानो लाइफ और डेथ की ऑरा को फील कर रहा। यही तो वास्तविकता है ना, यही तो इंसान या बोलो या मॉर्टल होने की पहचान है कि लाइफ और डेथ। तो इस रियलाइजेशन मतलब बैटल के समय से रियलाइज होता है लाइफ और डेथ के बाद। और लीलू की बॉडी से ना ग्रीनिश येलो ऑरा निकल, जो कि देखो बेसिकली विदरिंग एंड फ्लरिशिंग की ऑरा है, जिसे लीलू 2-3 साल से अब्सॉर्ब कर। बट कितना भी इसने उस समय ट्राई किया था ना कुछ नहीं कर पाया था, वो समझ नहीं पाया था कि इस ऑरा को कैसे उतारा जाए, कैसे एक रेजोनेंस में बनाया जाए। लीलू सोचता है चलो ठीक है मैं विदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजोनेंस नहीं बना सकता, लेकिन ये अंत नहीं है, इसके पास एक और नया रास्ता मिल चुका था, इसे ज्ञान मिल चुका था लाइफ और डेथ का। अब क्योंकि ज़ियांग किंग देखो इससे अभी भी कनेक्टेड थी, डिवाइन स्टेट ऑफ नॉलेज। लीलू के जो माइंड का स्टेट था उसे समझ पा रही बट डिस्टर्ब नहीं कर, बस लीलू को लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कितना समय बीत गया, लेकिन लीलू के लिए बस एक क्षण था वो। लीलू की ना बॉडी का बस 1/10वां हिस्सा बस था, लेकिन तभी इसकी आंखें खुल जाती और येलोविश और ग्रीन रेजोनेंट पावर इसके सामने कंडेंस। और ये देख करके ना जो बाहर दूर में खड़े थे यानचान सिंह और स्विंग, वो सरप्राइज हो जाते, क्या लीलू ने वो ऑरा बना ली विदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजोनेंस का। लेकिन ये अलग क्यों लग रहा है, क्योंकि थोड़ी समय में ये ऑरा ट्रांसफॉर्म होने लगती है और ब्लैक और व्हाइट में बदलने लगती। यहाँ पर जो बची कुची थोड़ी सी ऑरा थी ना बाहर में, जैसे लीलू एक तरह से एब्जॉर्ब भी कर रहा था येलो और ग्रीन वाला, वो भी अब ब्लैक और व्हाइट में बदल जाती। एक सीड वाली ऑरा बनती है, फ्लेम दिखता है और उसके बीच में बीज जैसा दिख रहा था। लीलू काफी एक्साइटेड। बेसिकली ये जो था ना विदरिंग एंड फ्लरिशिंग के थ्रू ही लीलू ने समझा था, लेकिन उससे अलग लेवल पे ऊपर चला गया था। ये था लाइफ और डेथ का रेजोनेंस, लाइफ डेथ रेजोनेंस। तो डुअल रेजोनेंस लीलू ने ये बनाया।
लिलू को भी लगा नहीं था ऐसा एक्सेप्शनल रिजल्ट ये बना सकता, क्योंकि 10 रेजोनेंसेस के साथ ये बैटल कर रहा था और बीच में किस सर्कल में ये फंसा था लाइफ और डेथ के, तब जा करके इसको एक समझ आई थी और ये बहुत पावरफुल थी। लेकिन अभी ये 20 के फॉर्म में था तो उतना उसका लेवल भी नहीं था इस रेजोनेंस। अब क्योंकि देखो लिलू के पास एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो का पावर है, तो सीधा ये क्या करता है, सीड को अपने फ्लेम कॉल्ड्रन में डाल देता और इसको सपोर्ट करता अपने बाकी 10 रेजोनेंस के थ्रू। तो इसका जो लाइफ डेथ रेजोनेंस जो बहुत वीक था, मतलब इजीली खत्म हो सकता था, उसको अब स्ट्रेंथ मिलने लगा और बहुत जल्दी ये सुप्रीम 9th ग्रेड पे पहुंच जाता है। और लिलू के बॉडी में ना लाइफ फोर्स काफी बढ़ चुका था, इसकी बॉडी जो गल चुकी थी, बस इसका 1/10वां हिस्सा ही बचा था ना शरीर का, वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता। लिलू काफी एक्साइटेड था। अब देखो इसका मेन मुद्दा ये कि ये तो पूरी चीजों को मास्टर कर चुका है, लेकिन हेवनली एम्परर स्टेज पे नहीं पहुंचा था, वो आपको क्लाइम करना पड़ता ना, बीच में ये बैटल हो रहा था, तो ये अब ये उस तरफ पड़ा और लिलू अब 6वां रेजोनेंस खोल चुका था। खोलना था मतलब वो रेजोनेंस के ऑरा बना चुका, लेकिन एक पैलेस आपको बनाना पड़ेगा जहां पर ये अपने लाइफ डेथ रेजोनेंस को रख देगा पैलेस के अंदर में। लिलू की बॉडी नॉर्मल हो जाती है और फाइनली ये ह्यूमन फॉर्म में आकर के जो अपना हेवनली एम्परर का डीमन था उसे हरा चुका था और ऊपर चढ़ जाता। इस समय इसका एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो अलग चमकता है और भी ज्यादा मैग्निफिसेंट हो चुका। 4 टाइप की अथॉरिटीज की बन चुकी। यान जान सिंह और स्विंग काफी हैरान थे यार, ये बंदा क्या तगड़ा फाउंडेशन है ना, मतलब सीधा हेवनली एम्परर के 4th अथॉरिटीज पे सीधा गया है। इसके बाद अगला स्टेप आपको पता है क्या, डिवाइन फ्रूट। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो ये लोग बहुत टैलेंटेड खुद थे, यान जान सिंह और स्विंग, और ऐसा नहीं कि 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट इन्होंने नहीं देखे हैं भाई, लेकिन सीधा 4th अथॉरिटी में जाना बहुत बड़ी बात हो। बहुत आप जाओगे ना 3rd अथॉरिटी तक ही जा सकते हो। और लिलू के माइंड में सब पुरानी चीज़ें पूरी याद आती, सिटी ऑफ साउथ विंड, नेस्टल सेज कॉलेज, देन होली ग्रेल मीट, हाउस लोलन हाउस मीट, ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली, स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव, देन वर्ल्ड एंड रिवर रीजन, सेलेस्टियल मिरर पकोड़ा, फिर जिया किंगडम। ये जो 17-18 सालों में लिलू ने इतने उतार चढ़ाव देखे, अब वो दुनिया के पीक लेवल का जो पावर बोल लो उस लेवल पर बढ़ चुका था। इसके रेजोनेंसेस जो थे ना वो इवॉल्व हो रहे, क्योंकि देखो जब आप हेवनली एम्परर लेवल पे पहुंच जाते हो, क्योंकि लिलू अभी तक क्या करता था, सुप्रीम 9th ग्रेड पर अगर इसको अपने रेजोनेंसेस को पहुंचाना है तो सबको फ्यूज करके एक को पहुंचाता, तो अब इसके रेजोनेंसेस अपने आप अपग्रेड हो जाते हैं और सुप्रीम 9th ग्रेड पे पहुंच जाते। लिलू के पास अब 10 हैं टोटल 9th ग्रेड के रेजोनेंसेस। अब 4 अथॉरिटीज की बन चुकी, जो 5 रेजोनेंस पहले से उसमें से 4 की, वाटर लाइट अथॉरिटी, फुड अर्थ, थंडर हेवनली ड्रैगन अथॉरिटी और आइस क्रिस्टल अथॉरिटी। फिलहाल ये खुद को शांत कर, अब लाइफ डेथ रेजोनेंस को इवॉल्व कर। इसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, जैसे ये देख 6वां रेजोनेंस पैदा हो चुका था जो कि खाली था। पहले ब्लैंक पैलेस होने पर इसको प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब लाइफ डेथ बना ही चुका था रेजोनेंस, 6वां पैलेस खाली था, तो ये उसको वहां पर प्लेस कर देता जहां पर ब्लैक और वाइट एनर्जी की ऑरा दिख रही, और रेजोनेंस फिर वहां पर धीरे धीरे क्योंकि इवॉल्व होना शुरू करता। लिलू इसको कॉल्ड्रन में सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब जब यहाँ पर डालता है तो फिर से 3rd ग्रेड, 6th ग्रेड, 9th ग्रेड, देन सुप्रीम 9th ग्रेड तक वो पहुंच जाता। नहीं तो सोचो आप लिलू को पहले कितना टाइम लगता था एक एक रेजोनेंस का लेवल बढ़ाने में। तो अब लिलू के पास 6 पैलेसेस और 12 रेजोनेंसेस थे। डिवाइन फ्रूट लेवल पे नहीं है, लेकिन शायद ये उन लोगों को टक्कर दे सकता है क्योंकि इसके पास उतने रेजोनेंसेस हैं, और इस समय अब इसका एब्सोल्यूट रेजोनेंस धीरे धीरे शांत हो जाता है। लिलू अपने इधर नए पावर को समझ रहा था, उधर एक होली लाइट चमकती और जियांग किंग यहाँ पर प्रकट हो, पहले से और ज्यादा ये प्योर दिख रही और ये इसे कॉन्ग्रेचुलेट कर देगी। कॉन्ग्रेचुलेशन लिलू, तुम अब हेवनली एम्परर बन चुके। चेहरे पर अलग एक स्माइल। अब लिलू इसकी ऑरा फील करता है और हैरान से पूछता है कंफ्यूजन में, 4 लाइट अथॉरिटीज, मतलब लिलू ने भाई 4 अथॉरिटी बनाई थी ठीक है, बट जियांग किंग के जो 4 लाइट ऑरा थे वो भी उसी लेवल पे पहुंच चुके थे, 4 अथॉरिटी बना चुके थे, और वो ऑरा जो फील कर रहा था अब लिलू इसके अंदर से ना इसकी फट जाती है कि क्या जियांग किंग का जो क्वासी 10th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस है वो जाग चुका है। अब वो ऑरा ये फील कर पा रहा था क्योंकि लिलू भी अब हेवनली एम्परर लेवल पे था। लिलू अपने विचारों में, और तभी यहाँ पर ना दूर में ये कुछ ऑरा फील करते हैं और समझ जाते हैं, क्योंकि रेडिएंट किंग की हुआ क्या ऑरा ये फील करते हैं। उन्होंने सिंगल अथॉरिटी बनाई थी, जेनलिन शिवांग ने भी सिंगल अथॉरिटी ही बनाई, और जो पेंग एल्डर थे उनका भी सेम। लू किंगिर जो थी उसके 2 अथॉरिटीज बने, ली टाइक जुआन के 3 अथॉरिटीज बने। अब ये मौका जो था ना सेलिब्रेशन का, देखो ये 10 ईयर्स वाला चीजें खत्म हो चुका था, जो भी हेवनली एम्परर लेवल के भी पावर लेवल के लोग थे नोबेल बैटल फील्ड में मानो वो वापस लौट रहे थे, तो जो भी पावर वापस आ रहा था ना लिलू और जियांग किंग देख पा रहे थे यहीं से, क्योंकि अब ये उस लेवल पे थे। लिलू देखता है कि 2 डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर, 20 हेवनली एम्परर नॉर्मल लेवल के। लिलू ये सब गिनता है, ठीक है। लिलू, जियांग किंग, लू किंग ये ऐसे लोग थे जो कि बहुत कम समय में हेवनली एम्परर स्टेज पे पहुंच गए, जो कि लोगों के लिए भी काफी शॉकिंग और होगा भी देखो। बट वो भी है कि एक एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड है, एक नेचुरल जेनेसिस सीड है और एक एक्वायर्ड जेनेसिस सीड है। जियांग किंग देखती और कहती है कुछ मेरे सबसे एक और डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर होने चाहिए। कुछ हमारे हेवनली एम्परर अभी भी वापस नहीं लौटे हैं क्योंकि नोबेल बैटलफील्ड क्रिटिकल एरिया है तो गार्ड तो करना पड़ता। ये अपना बात कर, पर तभी एक आवाज आती, कॉन्ग्रेचुलेशंस नए हेवनली एम्परर, और ये आवाज थी हेवनली एम्परर जियांग।
और ये सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कर और इनवाइट करते हैं स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव के अंदर कि आ जाए आप, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो नए एडवांस जो भी लोग थे जैसे ली टैक्सवान, की वांग, लू किंगेर, जेन लिंच वांग, वांग ज़ुआनजिंग, गोल्डन विंग बैंग एल्डर, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो लीलू और जियांग किंग जहाँ पर थे ना वहाँ पर अलग अलग स्पेस खोलते हैं और लोग प्रकट हो रहे हैं, मतलब आ रहे थे बाकी लोग। तो स्पेस खोलता है और इस दौरान एक लेडी बाहर निकलती है स्पेशियल चैनल से पर्पल कोट के साथ और काफ़ी खुश हो जाती है। मेरे बच्चे, पहले तो वो बोलती है कि तुम लोग तो मुझे सरपास कर गए 10 सालों में। दोनों माँ कह के बुलाते। तो टान टाइलन वापस आ चुके। जियांग किंग के पहले गले मिलती है अपने मम्मी से। लीलू पूछता मम्मी आप भी हेवनली एम्परर बन गए? कि और तो ये वैसा ही फील कर रहा था। और फिर टान टाइलन कहती मेरे पास बस 3 ही अथॉरिटी है, मैं तुम लोगों से अब कमजोर हो चुकी हूँ। तभी पीछे से एक आवाज आती है आलान तुम मुझे मिस नहीं की। और इस दौरान ली टैक्सवान यहाँ पर प्रकट हो। टान टाइलन इन्हें अलग लुक देती, सीधा इनका कॉलर पकड़ लेते, फिर दोनों हक करते हैं मस्त अपना। और ये बताते हैं इस तरह ली टैक्सवान कि मैं जब तुम्हें पता है मेरा जो हेवनली एम्परर स्टेज में पहुंच रहा था और ट्रायल्स में जो हेवनली एम्परर डीमन प्रकट हुआ था वो तुम्हारा रूप ले लिया था, तो मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। टान टाइलन कहती तुम सुधर नहीं सकते। और वैसे भी दोनों बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं और फिर ये चारों मिलकर पुराने दिन याद कर रहे हैं। टान टाइलन कहती है अब हमारी फैमिली कभी अलग नहीं हो। ली टैक्सवान कहते हैं अब वैसे भी हमारी फैमिली में 4 हेवनली एम्परर, कौन हमारे सामने खड़ा हो। पर तभी लीलू खांसता और कहता है ओल्ड मैन लगता भूल गए। सामने स्पेस खुलता है और एक एल्डरली मैन प्रकट होते हैं और ये ली जिंग ही थे। टान टाइलन खांसते और ली टैक्सवान से थोड़ा दूर हो जाते क्योंकि दोनों काफी करीब थे ना घाघोक करके कि तुम लोग क्या हो तुम्हारे। और इस दौरान ली टैक्सवान एक्टिंग करता है कि लीलू तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे ग्रैंडपा खुद हेवनली एम्परर, तुमने उन्हें कैसे नहीं गिना। लीलू बोलता मैं, मेरी क्या गलती है? ग्रैंडपा आप देख रहे हो, आप वो देखो ग्रैंडपा, लेकिन मैं 4 अथॉरिटी का हेवनली एम्परर बन चुका हूँ, सही है ना। और ली जिंग काफी खुश थे अपने दोनों मतलब लिटिल लू और जियांग किंग। अब इस दौरान टान टाइलन ग्रीट करती हैं अपने ससुर जी को। इनका रिलेशन काफी इंप्रूव हो चुका। ली टैक्सवान तो बहुत समय बाद अपने पिताजी से मिल रहे हैं। इनका अलग अपना डिस्कशन होता है, बातें होती। लीलू कहता है बताओ यार फैमिली में 5 हेवनली एम्परर हैं। तब यहाँ पर एक और औरत चमकती कि 5, लगता तुम लोग मुझे भूल गए, मैं तुम लोगों का एंसेस्टर हूँ। और एक यंग मैन यहाँ पर प्रकट होते। सभी लोग इन्हें इस दौरान ग्रीट करते हैं और कहते हैं देखो यार मेरी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, मेरे खानदान में 3 हेवनली एम्परर आ चुके और उनकी वाइफ्स भी सोचो। और इस दौरान काफी खुश होते हैं ली जिंग क्योंकि ली टैक्सवान को देखते हैं जिन्होंने 3 अथॉरिटी बना लिए। फिर लीलू 4 अथॉरिटी वाला बन। कहते यार देखो हजारों साल से परेशान और तुम लोग इतना जल्दी इस लेवल पे पहुंच गए। लीलू फिर बताता है कि हेवनली एम्परर का फेट नहीं होता तो कहाँ हम इस लेवल पे पहुंच पाते। और उसके बाद इतना काफी खुश होते हैं और ये देखते हैं जेनजी की तरफ कि देख रहे हो पुराने आदमी, मेरे फैमिली तुम्हारे क्रैपी ड्रैगन रेस से कितनी बेहतर, अभी भी तुम हमें नीचा दिखाओ। लीलू देखता है इनकी तरफ, अच्छा तो ये हेवनली एम्परर खानदान के ड्रैगन रेस के हैं क्या ये? तो लीलू को पता था कि ड्रैगन रेस में टोटल 3 हेवनली एम्परर, एक तो इसके खुद की वो ग्रेट एंसेस्टर ज़ेनफू है, बाकी भी 2 हैं, शायद एक जो है वो डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर। लीलू को ये पता क्या ये वही है जेनजी। और जैसे ये बोलते हैं ना मतलब ली जिंग, तो यहाँ पर स्पेस खुलता है और ये हेवनली ड्रैगन प्रकट होते हैं और पीछे से 2 और लोग आते। और ये जो एल्डर आगे में थे ना वो अलग लुक देते हैं ली जिंग को, जो अभी मजा ले रहा था ना कि देखा तुम्हारा ड्रैगन रेस में हमारा सामने कुछ है क्या, क्योंकि ये बहुत मजे लेते थे ली जिंग। ज़ेनफू के साथ इस बंदे ने रिलेशन जोड़ा था और जिसको लेकर ये कभी खुश तो नहीं रहते, लेकिन अभी ऐसा नहीं कह सकते। चलो ये डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर है फिर भी, क्योंकि एक बंदा 1 अथॉरिटी वाला हेवनली एम्परर, 2-3 अथॉरिटी वाले हेवनली एम्परर, तो 4 अथॉरिटी वाले हेवनली एम्परर, काफी खतरनाक लाइनअप है। और ली जिंग तो खुद है वो भी 4 अथॉरिटी वाले हैं। मतलब ली जिंग की फैमिली कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी। और इनको पता था कि लीलू और जियांग किंग तो आराम से डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर पहुंच जाए। इवन स्टार्टिंग में तो ली जिंग को ये मारना चाहते थे, तो ज़ेनफू इनको बचा के रख रही थी और बाद में फिर ली जिंग खुद हेवनली एम्परर बन गए। और जेनजी की वजह से ये जो डिवाइन एम्परर है ड्रैगन रेस नहीं मतलब रखता था हेवनली एम्परर ली के खानदान। और ज़ेनफू जानती थी आज जेनजी क्यों रुक रहे, अगर पहले ऐसा ली जिंग बोलते कभी ना तो ये जेनजी छोड़ते नहीं, क्योंकि ली जिंग की बैकिंग अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी। ज़ेनफू खांसती और कहते हैं सुप्रीम एंसेस्टर। ली जिंग बस थोड़ा बदमाशी कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, दिल पे मत लीजिएगा। जेन लिनशुआंग भी बोलते हाँ मैं एग्री करती कि वैसे भी आप देखिए ना सुप्रीम एंसेस्टर हेवनली ड्रैगन ली के खानदान में हमारा ही तो ब्लड लाइन है। और देखो ज़ेनफू भी जानती थी कि इनकी ये खानदान की बंदी जेन लिनशुआंग कैसी है, ब्लड लाइन को ज़्यादा महत्व देती है, लेकिन आज वो भी बदल चुकी है लीलू वगैरह की वजह से बस। और जब ज़ेनफू देखती है ना जेन लिनशुआंग की तरफ तो वो ऑकवर्ड हो जाता है। इस दौरान ये बातें करते हैं और एक स्पेस और खुलता है, बहुत सारे हेवनली एम्परर आते हैं और हेवनली एम्परर जियांग भी आ चुके हैं। अब देखो सभी लोग डिस्कशन कर चुके हैं अपना अपना, तो अब हम सीरियस मैटर पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।